अगर आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदना चाहते हो, आप शेयर मार्केट में नए आए हो और आपको शेयर मार्केट की कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मकरंद और आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि जिसके बाद आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले कई सारी जानकारी पहले से ही समझ आ जाएगी। मतलब इतनी भी जानकारी रख के अगर आप कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे तो 95% में ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि उस कंपनी के शेयर को खरीद के साल भर बाद अगर आप बेचोगे तो आप मुनाफे में ही रहोगे। और इसी वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट बनाया गया था कि शेयर मार्केट में या शेयर खरीदने से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो के बाद भी जाके आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वो तो जरूरी है ही, लेकिन कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए वो भी आपको पता रहना जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा नहीं, बल्कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाके दिखाऊंगा भी, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके कि कैसा शेयर खरीदना चाहिए, शेयर को किस तरीके से ढूंढना चाहिए, या कौन से शेयर पे अपनी नजर रखनी चाहिए और कौन से शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन भी करके बताऊंगा, ताकि आपको उन तरह के शेयर्स अगर आपके सामने आए तो आप उनको छोड़ के जो क्वालिटी शेयर्स है उनके ऊपर ध्यान रख पाओगे। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले कोई भी कंपनी का शेयर खरीदी करना है तो खरीदी करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि वो कंपनी पिछले 10 या 20 साल से क्या कर रही है। यानी वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है, वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, और उसका जो मार्केट कैप है यानी मार्केट में उसकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आपने जान ली तो आपकी समझ लो मार्केट पे पकड़ मजबूत हो गई, और उसके बाद अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा दुगुना तिगुना चौगुना 10 गुना होने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी घटिया कंपनी भी आपको दिखेंगी जो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार इसका शेयर खरीदी करने में क्या ही बुराई है। तो वो बुराई क्या है, कैसे उसको एनालाइज किया जाए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। मतलब वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, अगर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है तो उन्होंने पिछले 10 साल में कौन सी गाड़ियां लॉन्च की, उनकी कौन सी गाड़ी लॉन्च होने के बाद कितनी ज्यादा बिकी, कौन सी गाड़ी बंद हुई, उनकी कौन सी गाड़ी में कौन से कंप्लेंट्स लोगों ने ज्यादा की, या कौन सी गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से बिकी। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का क्या सेक्शन रहा है, कितनी कंसिस्टेंटली वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, या कई बार वो कंपनियां गोते खा रही है, कभी लॉस में जा रही है, कभी प्रॉफिट में आ रही है, कभी वापस लॉस में जा रही है। तो आपको ये सब चीज समझने के बाद ही आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कि अगर कोई कंपनी मार्केट में अभी काम कर रही है और समझ लो कि 2005-4 में वो मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च कर चुकी है, और उनका 20 साल पहले का शेयर का रेट और अभी का उसमें कितना बड़ा कंपैरिजन है, ये आपको हमेशा कोई भी दो कंपनियां सामने रखिए, अलग सेक्टर की रखिए, सिमिलर सेक्टर की रखिए और देख लीजिए, और आपको उसी से बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी कंपनी ने कितनी ग्रोथ की और कौन सी कंपनी ने नहीं की। फिर उसकी डेप्थ में घुसने के लिए आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्क्रीनर.इन करके एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तो बता ही देगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कंपनी डिविडेंड कितना देती है। अभी ऐसा नहीं कहूंगा कि जो कंपनियां बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सी कंपनियां लगातार डिविडेंड दे रही है, मतलब हर साल कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो वो कंपनी वही होती है जो लगातार प्रॉफिट बुक करती है। अभी कुछ कंपनियों का ऐसा भी रहता है वो डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन उस कंपनियों की अगर ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूटी है, उनको कंसिस्टेंटली वो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कंपनी में भी आप काम कर सकते हो या ऐसी कंपनी का भी शेयर आप परचेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी ही हो। कई बार ये होता है कि किसी किसी कंपनी का इस साल स्पेसिफिक यानी समझ लो 2024 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, इसलिए आपने उसके शेयर खरीद लिए। अब उसके डिविडेंड मिलने के बाद कई सारे लोगों ने वो शेयर बेच दिया, आपको समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अभी ऐसा इसलिए भी होता है कि लोगों को पता था कि वो कंपनी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रही थी, बट वो इस बार डिविडेंड दे रही है इसलिए लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे, और जब लोग शेयर्स खरीद रहे थे इसलिए उसका भाव तेजी से बढ़ता गया। लेकिन आपने क्या सोचा, भाई डिविडेंड मिला है अभी उसको होल्ड कर दूंगा, लेकिन लोगों को उस कंपनी के शेयर के बारे में पहले से ही पता था कि भाई ये इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली कंपनी नहीं है, तो वो अपना शेयर बेच के निकल गए और कंपनी का भाव जो है वो गिर गया।
तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि डिविडेंड वो पिछले 10 साल से कितना दे रही है, कंसिस्टेंटली दे रही है या नहीं दे रही है। चौथी सबसे अहम बात दिमाग में रख के आपको मार्केट में आना चाहिए, बहुत सारे लोगों के बहुत अंधे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अंधे एक्सपेक्टेशंस रखने से अच्छा आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो एफडी को 2 या 3 गुना से मात दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर आप ओवरऑल किसी भी बैंक में पूछने जाओगे तो 7 से 7.5% तक एफडी आपको आपके पैसे का रिटर्न दे देती है। यानी आपने अगर 1 लाख रुपया किसी भी बैंक की एफडी में डाला तो वो आपको 7,000 का रिटर्न साल भर में दे देगी। तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो आपको 14 से 21% मिनिमम ग्रोथ दे सके। तो ये ढूंढने के लिए आपको उनकी बैलेंस शीट, उनका पिछला रिकॉर्ड, पिछले 5 साल में वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सब देखना जरूरी हो जाता है। अगर वो कंपनियां इतना रिटर्न्स दे रही है और ऐसे कंपनियों में आप आपका पैसा लगा रहे हो तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, यकीन मानिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यार खाली 15-20% के लिए हम इसमें पैसा डालें, लेकिन अगर आप वही पैसे को लंबे समय तक अगर रखते हो तो कंपाउंडिंग होके उसका बहुत अच्छा खासा रिटर्न आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेट श्री राकेश झुंझुनवाला सर। इन्होंने कभी कोई कंपनी खुद रन नहीं की स्टार्टिंग स्टेज में, इन्होंने शेयर्स खरीदी बिक्री करने का काम किया। लेकिन एक स्पेसिफिक कंपनी है जो मैं आपको वीडियो में आगे उसका एग्जांपल भी दूंगा, उस कंपनी के शेयर उन्होंने परचेस किए और वो बताया जाता है कि कुछ 3 या 4 रुपए के परचेस किए गए थे और आज के टाइम पे उस कंपनी का शेयर 3,500 के आसपास पहुंच चुका है। इसलिए आज वो तो गुजर गए बट आज उनकी फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ के चले गए हैं। तो अभी कोई कंपनी आपको 20% ग्रोथ कैसे देगी, इसका एक सिंपल सा आप मैथ्स ये कर सकते हो। आप उसकी जब बैलेंस शीट चेक करोगे तो आप देखो कि वो कंपनी खुद का प्रॉफिट कितना परसेंट कर रही है। अगर वो खुद का ग्रोथ कंसिस्टेंटली कर रही है तो उसके शेयर्स का ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली हो ही जाता है। पांचवा सबसे अहम हिस्सा आता है पीयर कंपनी कंपैरिजन। पीयर कंपनी कंपैरिजन क्या होता है कि अगर आप समझ लीजिए कि आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में आप कौन सी कंपनी चूज कर रहे हो, समझ लो आप आईसीआईसीआई बैंक चूज कर रहे हो, अगर आप एचडीएफसी कर रहे हो, तो भाई इसमें मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा बड़ा किसका है वो आपको देखना जरूरी होता है। किसका मार्केट कैपिटल ज्यादा होता है वो उससे छोटे मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों के शेयर्स को मूव कराती है। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर बढ़ जाता है तो नीचे की बैंकों का शेयर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और किसी कारणवश अगर एचडीएफसी का शेयर 2-4 दिन से गिरते जाएगा तो फिर आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई जैसी बड़ी बड़ी बैंकों के शेयर्स भी गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि एचडीएफसी का शेयर गिर रहा है, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है। तो आपको ज्यादातर मार्केट कैपिटल जिसका सबसे बड़ा है ऐसी कंपनियां चूज करना जरूरी है। सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट की डिमांड कब है, यानी कौन सा सेक्टर ऐसा है, वो कौन से टाइम में तेजी में जाता है और मंदी में जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए आपको अगर एक स्पेसिफिक चीज पता है तो फिर आप उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीदने जाओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो सीजन वाइज चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे दसरा दिवाली का ये जो टाइम होता है ना 15-20 दिन का, उस दरमियान क्या होता है कि लोग ना सोना बहुत ज्यादा खरीदी करने लगते हैं। अब उस वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली सोने का भाव बढ़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है शेयर मार्केट में। जो सोना बेचने का या खरीदने का धंधा करने वाली कंपनियां शेयर मार्केट में है उनका भाव गिर जाता है। और वहीं पे अगर किसी समय सोने का भाव एकदम से गिर गया तो ऐसे समय में वो जो शेयर की कंपनियां हैं उनका भाव बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि लोग बिना किसी मौसम के या बिना किसी त्योहार के सोना खरीदी करने लगते। क्यों? क्योंकि उनकी नजर रहती है कि भाई अगर अभी 70,000 रुपया तोला अगर सोना चल रहा है और अचानक से 60,000 हो गया या 65,000 हो गया, तो लोगों की आंखें खुलते भाई अभी सही टाइम है सोने में इन्वेस्ट कर दो। सोने में इन्वेस्ट करेंगे वापस वो 70 पे आ जाएगा तो हम कुछ नहीं तो 5,000 प्रॉफिट में रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की सोच रहती है और उस वजह से फिर ऐसी कंपनियों का जो शेयर रहता है उसका भाव बढ़ जाता है। लोग उसमें ज्यादा खरीदी करने लगते हैं कि भाई अभी भाव सोने का गिरा है यानी इसके शेयर का बढ़ेगा। तो ऐसे आपको सीजन कौन से कंपनी का है, कौन से सेक्टर का सही है गलत है वो समझना जरूरी है। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूज। आपको हमेशा, आपने जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदी किए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ज्यादा कंपनियों के शेयर्स मत खरीदी करो, लिमिटेड खरीदी करो। और उसकी न्यूज पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अगर उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो बेहतर चीज है, आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उस कंपनी का कोई नेगेटिव न्यूज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल की ही बात है कि लेट मिस्टर रतन टाटा इनकी डेथ हो गई, बराबर। तो आज आप देखोगे कि टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स रहेंगे वो आज गिर गए होंगे, क्योंकि रतन टाटा वॉज द फेस ऑफ
टाटा कंपनी, कि उनकी जितनी भी मतलब कंपनीज है, टाइटन है, टाटा मोटर्स है, XYZ, बहुत सारी कंपनी है, तो वो सब कंपनियों में लोग पैसा क्यों डालते हैं? रतन टाटा के वजह से। लेकिन आज उनकी मौत होने के बाद अभी ये कंपनी का हेड कौन बनेगा, किसके पास इसकी बागडोर जाएगी, तो वो सब ध्यान में रख के लोग फिलहाल ना उन कंपनियों के शेयर्स खरीदने के लिए थोड़ा डरेंगे, और जिनके पास पहले से होल्डिंग पड़ी है वो बेचने का काम करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है ऐसे समय पे कि जब नया कोई बागडोर संभालने वाला आता है, नया चेयरमैन बनता है, तो वो कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से कंपनी को रन कर रहा है। थोड़ी दिनों में ही न्यूज आना शुरू हो जाता है, और अगर न्यूज तब पॉजिटिव चलने लग रही है, तब आप वापस से शेयर खरीदी कर सकते हो उन कंपनियों के। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मेरा कोई भी सजेशन नहीं है। आठवां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इतने दूरदर्शी हो और आप अगर थोड़ा फ्यूचर का सोच सकते हो, मतलब फ्यूचरिस्टिक आपका नजरिया है कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर ग्रो होने वाला है। जैसे अभी एआई इंडस्ट्री है, तो एआई इंडस्ट्री फिलहाल बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और जब वो मार्केट में आई तो कई सारे लोगों की जॉब्स चले गए, लेकिन एआई इंडस्ट्री का बूम बढ़ते ही जा रहा है। आज आप एक सिंपल सा वर्ड टाइप करो, आपको बना के एक इमेज मिल जाती है। आप एक सिंपल सा वर्ड टाइप करो, आपको बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स मिल जाती है। आज जैसे यूट्यूब का एक आध वीडियो भी बनाने का है, तो आपको उसके लिए कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। चैट जीपीटी पे जाओ, आप XYZ सर्च करो, आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल जाता है, जो आपको पहले के समय में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और आजकल ऐसे भी एआई बने हैं कि जो भाई सिर्फ थोड़ी सी कमांड दे दो, पूरी आपको यूट्यूब वीडियो भी बना के दे सकता है। तो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रही है, तो ऐसी चीजों पे आपका ध्यान रखोगे और ऐसी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो पैसा आपका बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में डिमांड होने वाले कौन से शेयर हो सकते हैं, इन पे भी नजर रखो। न्यूज देखने से भी इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन न्यूज के बारे में एक बात वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है, कि न्यूज देख के किसी ने अगर न्यूज चैनल पे आके बताया कि भाई ये कंपनी का शेयर खरीदी करो, वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है, मत खरीदी करो। क्योंकि वैसा खरीदी करना एक तरीके का मैनिपुलेशन होता है आपके और मेरे जैसे रिटेलर्स का, और आपका पैसा डूबने का चांस वहां पे ज्यादा होता है कंपेयर टू कमाने के। नौवां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको न्यूज को जांच पड़ताल करना आना चाहिए। अब देखिए, न्यूज को जांच पड़ताल करने का मतलब क्या हो गया। समझ लीजिए आपने HDFC का शेयर खरीद लिया है, आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया है, तो आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों की न्यूज के ऊपर ध्यान रखोगे, तो ये सिर्फ गलत है। क्योंकि इससे आपको कुछ इतना समझ नहीं आएगा जितना आपको ओवरऑल न्यूज देखोगे तो समझ आ जाएगा। कि जैसे अभी आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल फलस्तीन वॉर हुआ, तो ऐसे समय में क्या था कि जो शांति छाई हुई थी पूरी दुनिया में, उसमें खलबली मच गई। और वो खलबली मचने का मतलब क्या हो गया कि वॉर छिड़ने की आशंका है, या कई जगहों पे वॉर छिड़ चुका है। ऐसे समय में क्या होता है कि जो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, जैसे मिसाइल्स बनाने वाली, बंदूकें बनाने वाली, बारूद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनका बिजनेस जो है वो अचानक से बढ़ने लगता है, और उसी वजह से कई सारे लोग जो मार्केट पे नजर रखे होते हैं, वो ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं अच्छे दामों में, और शेयर्स का भाव ऊपर जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज हो रही है, तो उसका इफेक्ट मार्केट में क्या पड़ने वाला है, ये आपको सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कहीं पे भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, लोगों की जाने जा रही है, तो ऐसे समय में अगर आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट देने वाले कोई शेयर्स पड़े हुए हैं, तो कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाइए। वापस से जब रिकवरी आएगी तब आप आ जाइए, क्योंकि उस वक्त मार्केट में पैनिक आ जाता है। जैसे कोरोना आ गया था, आपको पता है। अब कोरोना का मार्केट से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना कहा था, जब लॉकडाउन लगा तब सारे मार्केट्स बंद हो गए, सारा बिजनेस ठप हो गया। तो ऐसे समय में ऑटोमेटिक सारे मार्केट्स के शेयर्स गिर गए। अब जिनके पास प्रॉफिट बुक करने का समय था उन्होंने कर लिया, जिनको समझ नहीं आया वो फिर लॉस में बैठे रहे, और कुछ लोग फिर लॉस में भी बेच के चले गए। लेकिन जो बहुत ही होशियार लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब मार्केट डीप खा रहा था, ऐसे समय में पूरा डीप जाने दिया, और वहां से जब रिकवरी शुरू हुई तब वही कंपनियों के शेयर लगभग आधे आधे दाम में खरीद लिए, और उसके बाद वो दुगने तिगुने चार गुने उनको प्रॉफिट देके गए। तो ये चीजें भी आपको न्यूज देखते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज आ रही है उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। इसके बाद 10वां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज बताऊंगा, प्रमोटर होल्डिंग। जो भी एक कंपनी स्टार्ट होती है, तो उस कंपनी के कई सारे प्रमोटर्स होते हैं, कभी 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो वो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को पिछले 5 साल 10 साल में बढ़ाते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रमोटर वो कंपनी छोड़ के भागने की कोशिश में है, और ऐसे कंपनी का शेयर्स आप खरीदने जाओगे तो वहां पे डूबने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई प्रमोटर जिसने स्टार्टिंग में IPO निकालते वक्त या बाद में थोड़ा पैसा चाहिए इसलिए
अपनी होल्डिंग बेच दी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खरीदते जा रहा है। तो ये इस बात का संकेत होता है कि वो अपनी कंपनी में कुछ तो इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक चीज लाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसकी कंपनी आगे जाके ग्रोथ में आएगी और अल्टीमेटली उस कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे कंपनी के शेयर्स जरूर खरीदी कीजिए जिसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है। और इसी में एक पॉइंट आता है जिसका प्रमोटर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स, इनके ऊपर भी आप ध्यान रखना। इनकी न्यूज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है मार्केट पे, कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ वादा करती है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जिससे उस सेक्टर का फायदा होने वाला है, उस सेक्टर के मार्केट कैपिटल ज्यादा वाले जो अच्छे शेयर्स हैं उनको परचेस करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी सेक्टर को नुकसान होने वाला है गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से, तो ऐसे शेयर्स में अगर आपका पैसा पड़ा है तुरंत के तुरंत बेच के निकल जाइए। तो ये सब चीजें जब आपको समझ में आने लगेगी तब मेरे ख्याल से पूरे दिमाग से आप तैयार हो जाओगे कि आपको अभी मार्केट में पैसा डालना चाहिए। तो इसके लिए पहले कुछ समय तक 2 महीना 4 महीना आप, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ इस तरीके से स्टडी करके, वर्चुअल ऐप आते हैं कई सारे जिससे आप वर्चुअल शेयर्स बाय कर सकते हो, बाय करके देखिए और क्या आपने जो कैलकुलेशंस किए थे उसके अनुसार वो शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। और जब आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसके बाद आप रियल मनी लेके मार्केट में आ सकते हो। और इसके लिए कुछ चीजें मैं जो आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि स्क्रीन पे दिखानी जरूरी है, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वो चीजें भी देख लीजिए ताकि आपको एनालाइज करना और कंपेयर करना इजी हो जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने फिलहाल यस बैंक करके एक बैंक का शेयर ओपन करके रखा हुआ है जिसकी अभी मार्केट प्राइस है 21 रुपया 40 पैसा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा यार 21 रुपए का शेयर है खरीद लेते, तो भाई ये सबसे गलत तरीका है। इसके पीछे के रीजन मैं आगे बताऊंगा। दूसरा एक हमने शेयर लिया हुआ है, इस कंपनी का नाम है टाइटन और इसका शेयर जो है वो अभी 3,458 रुपए का है। तो आप सोच रहे होंगे यार मेरे पास 10,000 अगर है तो मैं इसके मुश्किल से 3 शेयर परचेस कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के सोचूं 20 रुपए के हिसाब से लगभग 450 से 500 शेयर्स खरीदी कर सकता हूँ। अगर ये थोड़े से 1-2 रुपए अभी बढ़ गए तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसको भाई 3 शेयर खरीदी करूंगा, कितना ही बढ़ती होगी कितना मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे, अगर ये इसका जो चार्ट मैंने खोल के रखा है वो अगर आप देखोगे तो आपको कंपेरिजन बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बताता हूँ सिंपल चीज। देखिए, जब ये मार्केट में आया था शेयर यस बैंक का, तो 15 जुलाई 2005 में ये 12 रुपये 37 पैसे का था। ठीक है, यानी आज से लगभग हम जा सकते हैं 19 से 20 साल पुरानी चीज है ये। ठीक है, अभी हमने यही टाइटन का शेयर ओपन किया और टाइटन का शेयर हालांकि 1999 का है, तो हम वैसा करने से अच्छा है हम ये करेंगे कि 15 जुलाई 2005 में इसका प्राइस क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। इसका प्राइस था 23 रुपीज, इसका प्राइस था 23, यानी 23.89, हम राउंड फिगर 24 पकड़ लेते हैं और इसका 12 रुपीज था। मतलब ये हुआ कि येस बैंक से डबल रेट था टाइटन का, राइट। उस वक्त जिसने भी सोचा होगा कि येस बैंक का शेयर सस्ता है और खरीदा होगा और आज तक अगर होल्डिंग करके रखा होगा तो उसका प्राइस बढ़ के हो गया है 21 रुपया, यानी उसके पैसे का ना के बराबर बेनिफिट हुआ है, बराबर। अब यही बात करते हैं टाइटन की, कि अगर किसी ने ये जो मैंने बताया था 24 रुपया यहाँ पे कहीं था जुलाई में, तो 24 रुपए का खरीद के रखा होगा और आज उसका अगर 3400 रुपया हो गया है, यानी उसने लगभग 100 गुना के ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग की है, राइट। और यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था लेट राकेश झुंझुनवाला के बारे में। उन्होंने टाइटन कंपनी में, कहा जाता है कि जब ये 4 रुपए वगैरह का था ना, 3 रुपए 4 रुपए का, तब उन्होंने कुछ करोड़ों रुपए के शेयर्स लेके रखे थे और आज जो उनकी पूछते हैं ना वो मतलब वो शेयर्स के ऊपर जी रही है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आज ये मार्केट में 3,500 रुपए का शेयर है और उन्होंने सिर्फ ये एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनको भरोसा था। उन्होंने स्टडी किया था कि ये कंपनी किसकी है, कैसी है, क्या है, इसका क्या प्रोडक्ट है, ये सब स्टडी करके खरीदी किया था और वो बैठे रहे आराम से और आज जाके वो करोड़ों के, मतलब आज उनकी जो परिवार है वो अरबों खरबों का मालिक बोलते हैं ना वैसे बन चुके हैं। लेकिन वही जो बंदे ने यस बैंक का लिया होता उसका मुश्किल से डबल हुआ होता। अभी देखिए, देखने का कुछ तरीका होता है कि कैसा शेयर खरीदना चाहिए। तो मैंने स्क्रीनर के बारे में आपको पहले भी बताया था। ये स्क्रीनर जो साइट है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आप खोलोगे ऐसे डायरेक्टली तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। ये चार्ट तो चलो समझ जाओगे कि ऊपर नीचे है, लेकिन ये देख के क्या समझ आता है, राइट। तो हमको कुछ चीजें समझनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी हुई है लेकिन ये फिलहाल अभी नहीं मैं आपको समझाता, आपको एकदम बेसिक चीजें समझाता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। जैसे पीयर कंपैरिजन, ठीक है। पीयर कंपैरिजन क्या होता है कि हम यहाँ पे ये अभी टाइटन कंपनी का खुला हुआ है, राइट। तो टाइटन कंपनी का अगर आप देखोगे तो ये डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है, ठीक है। और इसका मार्केट कैपिटल देखोगे तो 3,06,020
करोड़ रुपया है, क्योंकि ये जो भी आंकड़े लिखे ना 1 करोड़ में है, ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद सेकंड नंबर की जो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, वो 74,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब वो भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, पर फिर भी 4 कल्याण ज्वेलर्स की कंपनियां बनेंगी तब जाके एक टाइटन कंपनी बन सकती है। तो इतनी बड़ी ये कंपनी है। तो ऐसे कंपनी के शेयर में आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। बट 100% ये एनालाइजेशन परफेक्ट नहीं है। जस्ट एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। वैसे येस बैंक का अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, तो ये बैंकिंग सेक्टर में काम करती है और ये 7वें नंबर पे, यानी इसके पीयर्स के सबसे बॉटम में काम कर रही है। ठीक है, अभी उसके पीछे की वजह आप यहाँ पे जान ही चुके होंगे कि भाई यहाँ पे ये कंपनी का शेयर एक समय पे कुछ 373 कि तक ऐसा, मतलब 386 तक गया था। और जिन्होंने वहां पे बाय किया होगा वो आज भी लॉस खा के बैठे होंगे, उनके घर द्वार उजड़ गए होंगे। 23 रुपये 24 रुपये पे शेयर है और आने वाले समय तक दूर दूर तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये वापस 300-400 रुपये जाने वाला है। वहीं पे अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन देखिए 4 रुपए का शेयर था, बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा नीचे डाउन गया भी होगा उस वक्त। तो फिर एक समय के बाद 2009-10 के बाद आप देखोगे बढ़ते ही गया है, बढ़ते ही गया है। यहाँ पे थोड़ा बीच में डीप आया था 2020 में, तो सभी कंपनियों को आया था, इसको भी डीप आया था, लेकिन फिर बाद में बड़ा, वापस डीप आया, वापस बढ़ा। तो कोई भी कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेशियो देखोगे तो ऐसा ही रहता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और ये कंटिन्यू ऊपर ही गया है। मतलब ओवरऑल पिछले 5-10 साल में भी जिन्होंने पैसा डाला होगा उनको प्रॉफिट ही मिला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा दिखाया जाता है। ये अभी हम टाइटन का स्क्रीन ओपन किए हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका नेट प्रॉफिट ये जो 725 है ये भी करोड़ में होता है। ठीक है, इधर भी जो कैलकुलेशन दिखाया था वो करोड़ में दिखाया था कि इस कंपनी का लगातार प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ बीच में एक साल में थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बाद में वापस इनका प्रॉफिट बढ़ने ही लगा। फिर ये 2021 में आपको इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगा था, बिजनेस कम हुआ था। फिर उसके बाद भी आप देख रहे हो कि लगातार इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ ही रहा है। अभी यही बात करेंगे तो आपको ये चीज देखनी चाहिए कि कौन सी कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, थोड़ा सा ही सही लेकिन ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कर रही है, इसके शेयर को खरीदना सेफ ज्यादा रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी तो पहले आप सर्वाइव तो करो, मार्केट में आके आपका पैसा बढ़ाना तो सीखो, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे। अभी इस कंपनी के आप देखोगे तो पिछले 2017 से लेके 2024 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो मैंने बताया था, देखिए 53.05% थी, अभी 52.90% है। मतलब कुछ ज्यादा किसी ने बेचा नहीं है। वो मेरे ख्याल से 2017 में थोड़ा बहुत बेचा गया था, उसके बाद प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी कंटिन्यूसली अपने पास बचा के रखी है। इसका ही उल्टा हमें येस बैंक में देखने को मिलता है। अभी 2017 से 2024 तक का डेटा है। 2017 में जब इस कंपनी का शेयर आप देख सकते हो यहाँ पे 2017 में लगभग 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 300, 308, 374 तक गया था। उस दरमियान इस कंपनी की होल्डिंग थी 20%, लेकिन उसके बाद इन्होंने 20, 19 और आज के टाइम पे इस कंपनी के पास, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग ही नहीं है। तो ये कंपनी साफ साफ दर्शाती है कि इसके सारे प्रमोटर्स जो है वो अपना शेयर्स बेच के भाग गए हैं। यानी इस कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो आप नुकसान ही उठाओगे। और शायद ही आज के समय में ऐसा कोई मूर्ख इंसान होगा जो आपको मशवरा देगा कि यस बैंक में पैसा लगा दीजिए। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी टाइटन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और टाइटन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही यस बैंक को डिमोट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डेटा हमें जो सजेस्ट कर रहा है उसके अनुसार मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस गाइज यही रहा हमारा आज का वीडियो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।